पैसा बनाने की जो अपॉर्चुनिटीज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इक्विटी में नहीं करना चाहिए। इक्विटी में आप दिन में करिए, शाम को कमोडिटीज में अगर आप करेंगे तो उसके अंदर बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। टाइम जो है वो आपको इसमें थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। मेरे क्लाइंट ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, अंकित सीधा सीधा ट्रेड कर लो, स्ट्रैटेजी बना के तो बाद में करना। जब आपको समझ आना बंद हो जाए, जब आपके कंट्रोल में ना हो, उस वॉलेटिलिटी से आपको दूर रहना चाहिए। तो वो वॉलेटिलिटी जहां पे होती है, जहां पे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं और जहां पे अनएक्सपेक्टेड गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल रहा है, उन वॉलेटिलिटीज में आपको ऑप्शन सेल करके नहीं चलना चाहिए। राइटर को बहुत सारी चीजों में एक चीज जो सबसे मेन होती है वो ये है कि आप राइटिंग 6% से ज्यादा अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में मिल रही है तो बिल्कुल भी आपको राइट करके नहीं चलना है। अगर आप राइट कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार कमोडिटीज़ की बात एक्सपर्ट्स के साथ एंड सुपर एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ। तो सोना, चांदी, क्रूड, नेचुरल गैस, हर जगह वोलेटिलिटी है और कमोडिटी का बोला चाला है, बिल्कुल सब जगह। जब बात है बोला चाला कमोडिटी का है, बोलचाल कमोडिटी की है, तो बोलचाल ऑप्शंस की भी है, क्योंकि 90 से 95% लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शंस में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे रिकॉर्ड वॉल्यूम्स सेट हो रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्रूड ऑयल ऑप्शन की एक्सपायरी चेंज कर लेकर आ रहा है और लेकर आ चुका है, लेकर आ रहा है मतलब, और वहाँ पे भी वॉल्यूम्स बिल्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप ऑप्शंस को लेके? ऑप्शंस कमोडिटी की अगर मैं बात करूं तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी उस लेवल का वॉल्यूम नहीं आया है, लेकिन अभी बहुत बाकी है। और मेरी तो दिल की इच्छा है कि इक्विटी में जो लोग ट्रेड करते हैं इतने सारे ऑप्शंस के अंदर, वो सारे कन्वर्ट होके कमोडिटीज की तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि कमोडिटीज के अंदर टाइम फ्रेम आपको पता है कि किस टाइम मुझे करना है और आप अपना टाइम चूज कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है इक्विटी में तो क्या है, सुबह 9 बजे से आपको 3 बजे तक ही जितनी जद्दोजहद करनी है केवल उस 6 घंटे के अंदर आपको करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा टाइम मिलता है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज, हो सकता है आप मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप इवनिंग में कर सकते हो, अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट है तो आप मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हो। तो ऑप्शन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है और मुझे लगता है कि जितना नॉलेज और जितना अवेयरनेस इसके अंदर बढ़ेगी, स्पेशली इन कमोडिटीज, ये आगे फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा। पर मैं आपका एक स्टेटमेंट से एग्री नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि इक्विटी के सारे लोग आने चाहिए कमोडिटीज में। इक्विटीज में तो काफ़ी सालों से ऑप्शंस चल रहे हैं, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, स्टॉक्स है, काफ़ी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है, वो क्यों आए कमोडिटीज में? आपके पास टाइम फ्रेम कम है। अगर आपको सुबह अगर देखा जाए तो अगर आप फ्री नहीं हैं तो आप शाम को अगर फ्री हैं तो बिल्कुल आराम से ट्रेड कर सकते हैं और 11:55 तक आपको टाइम मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो बेनिफिट है आपको मिलेगा वो है इवनिंग सेशन का। इवनिंग सेशन जब यूएस में चालू होता है तो कमोडिटीज़ के ऐसा बोला था कि हमारी तो जो जवानी होती है वो रात में ही शुरू होती है। तो यहाँ पे जो रात को शाम को 6 बजे 7 बजे बाद जो मोमेंटम चालू होता है वो 10-11 बजे तक कल चलता रहता है। तो वहाँ पे आपको ट्रेड, देखिए आप इक्विटी कर रहे हैं तो आपको ऑप्शंस के बारे में सब कुछ पता है, आप ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, आप वहाँ पे स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं वहाँ पे आपको। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको वहाँ पे 200 स्टॉक्स हैं, जो मोटा मोटा अगर मान के चले तो 200 स्टॉक्स हैं, वहाँ पे 200 स्टॉक्स ऑप्शन को आप चेक करते हैं तो वहाँ पे आप उतनी मेहनत कर रहे हैं। कमोडिटीज की तरफ अगर थोड़ा सा शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे केवल 4 कमोडिटीज है जहाँ पे ट्रेड हो रहा है। कम दिमाग लगाना है, फोकस्ड कमोडिटीज पे आपको पूरा ट्रेड रखना है और सबसे बड़ी चीज आपको वॉलेटिलिटी भी बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पैसा बनाने की जो अपॉर्चुनिटीज है, आप इक्विटी में ट्रेड कर, मैं ये नहीं बोल रहा कि इक्विटी में नहीं करना चाहिए। इक्विटी में आप दिन में करिए, शाम को कमोडिटीज में अगर आप करेंगे तो उसके अंदर बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। टाइम जो है वो आपको इसमें थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। क्या बात है, मतलब आप कहते हैं कमोडिटीज ऑप्शन इज दी सिंपलेस्ट ऑप्शन, बिकॉज शायद 4 ही प्रोडक्ट है तो समझना आसान है। देखिए 4 कमोडिटी है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एंड नेचुरल गैस, 4 कमोडिटी है। आप सिर्फ 4 कमोडिटी को फोकस्ड तरीके से देख सकते हैं। उसकी आपको अगर लगातार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, अगर आप उसको सिर्फ वॉच भी करेंगे तो भी आपको जो उसको ट्रेडिंग पैटर्न है वो धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ निफ्टी बैंक और निफ्टी को ही प्रेफर करते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी करता हूँ। तो उनकी धीरे धीरे उस चीज़ पे मास्टरी होने चालू हो जाती है। तो इसी टाइप से सेम कमोडिटीज पे है कि आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, कोई से भी 4 कमोडिटी
कमोडिटीज में से 2 कमोडिटीज भी आप चूज करते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे आपकी मास्टरी चालू हो जाती है। और इक्विटीज़ में तो क्या है कि मोमेंटम अलग तरीके से होते हैं कि निफ्टी की चाल अलग है, बैंक निफ्टी की चाल अलग है, तो कभी कोई तेज हो रहा है, कभी कोई गिर रहा है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को, स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकते हैं और कम उसमें रिस्क में वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अंकित जी, आप जब बात करें कमोडिटीज ऑप्शंस इज द बेस्ट ऑप्शंस एंड वन शुड कम टू द कमोडिटीज ऑप्शंस, बट अगर आप बात देखिए, मैंने बेस्ट नहीं बोला, मैंने बोला ऑप्शंस हैं, सबको करना चाहिए। बेस्ट वाली जो चीज़ होती है वो कहीं पे भी नहीं होती है। अच्छा, क्योंकि हमारे मार्केट में जब हमारा मार्केट बोल रहा हूँ तो वो फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे करेंसीज हो, कोई सा भी मार्केट हो सकता है। इस मार्केट में बेस्ट क्या चीज़ है? आपकी स्ट्रैटेजी। आप कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं, और समझने के बाद कितना एनालाइज करके उसको आप ट्रेड करते हैं, वो चीज़ बेस्ट होती है। कोई भी ट्रेड, कोई भी कमोडिटी, कोई भी स्टॉक बेस्ट या फिर बहुत ही खराब, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। जी अच्छा ठीक है, बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता है जैसे आपका कहना है, स्ट्रैटेजी बेस्ट या वर्स्ट होती है जैसे आपका कहना है। तो कमोडिटी ऑप्शंस में क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाए? सब जगह एक ही स्ट्रैटेजी है, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करें, चाहे कमोडिटी में ट्रेड करें, ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही है। आपको हेजिंग स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, या आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनानी है, या फिर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर मैं मान के चलिए क्रूड ऑयल बाय कर रहा हूँ, उसके साथ में मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो वहाँ पे मैं अपना एक पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मेरी क्या होगी? रिस्क कम हो जाएगी। रिस्क मैनेज करने के लिए ही ऑप्शंस बनाए गए थे। लोगों ने इसको स्पेकुलेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो चीज़ बहुत गलत है। मुझे लगता है कि स्पेकुलेशन में इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, इसको स्ट्रैटेजी बेस ही रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं मुझे बाय ही करना है, मुझे सेल नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे जरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर मान के चलिए 10 रुपये 15 रुपये का क्रूड ऑयल ऑप्शन मिल रहा है, और इसके अंदर लग रहा है कि अब इसके अंदर टाइम फ्रेम बाकी है, ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई न्यूज़ आने वाली है, तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं। बाय कब करना है, सेल कब करना है, बस यही चीज़ तो समझनी है कि मुझे बाय कब करना है और सेल कब करना है। वो स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ में आ गई तो आपको क्रूड ऑयल ऑप्शन हो गया, नेचुरल गैस ऑप्शन हो गया, गोल्ड ऑप्शन हो गया, या सिल्वर ऑप्शन हो गया, कोई सा भी ऑप्शन दे दिया जाए, सब में आप ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए, आपको मार्केट की थीम पता होनी चाहिए। जैसे थीम की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो फ्यूचर्स के साथ ऑप्शंस कब खरीदे, कौन सा खरीदे, ये नहीं जानते। तो मेरा मुद्दा यहाँ पे ये होगा आपके साथ, ऑप्शन बायर कब बने कमोडिटीज़ में, ऑप्शन सेलर कब बने? मार्केट में जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो तब ऑप्शन सेलिंग कभी नहीं करनी चाहिए। मार्केट, अगर आपको चीज़ें पता हैं कि ऑप्शन सेल करने का, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं जहाँ पे बटरफ्लाई बनाते हैं लोग, स्टैंडल बनाते हैं, स्ट्रैंगल बनाते हैं, सारी चीज़ें। मेरे क्लाइंट ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी, अंकित सीधा सीधा ट्रेड कर लो, स्ट्रैटेजी बना के तो बाद में करना। तो मेरा भी यही कहना है कि सीधा सीधा, अगर आप चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में आपको तेजी लग रही है फ्यूचर्स में, आज की तारीख में फ्यूचर लॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं गोल्ड सिल्वर के, अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शन के साथ में, तो वहाँ पे आप ऑप्शन बाय करके काम कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो रिस्क है वो कंट्रोल होती नजर आएगी। नेकेड ट्रेड करना अगर आप चाहते हैं तो नेकेड भी ट्रेड करा जा सकता है। स्ट्रैटेजीज जो बना के ट्रेड करते हैं, स्पेशली फॉर ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास में गोल्ड रखा हुआ है, आपको लग रहा है, जो मन की आवाज़, मैंने बोलता हूँ कि मन की आवाज़ आ रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ से बहुत नीचे गिर सकता है, लेकिन आप अभी एक्यूरेट नहीं है, तो वहाँ पे आप धीरे से छोटा सा पुट ऑप्शन बाय करके रख लीजिए। तो जो भी उसके प्रीमियम है केवल उतना ही लॉस होगा, लेकिन अगर वो गिर गया तो आपको बेनिफिट होगा, अगर बढ़ गया तो आपके पास जो इन्वेंट्री है वो आपको सेफ होती नजर आएगी। वहीं अगर मैं बात करूं जो रिटेल ट्रेडर है, जिसके पास गोल्ड नहीं है, उसको हेजिंग नहीं करनी है और वो नेकेड ट्रेड करना चाहता है, तो हर टाइम का स्ट्रैटेजी अलग है। अगर मार्केट एक आपके मूव में चल रहा है तो आप बाय करके चलिए, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। अगर मार्केट अनक्लियर डायरेक्शन में है, अगर मार्केट डायरेक्शन लेस है, तब वहां पे आप स्ट्रैटेजी बना के ऑप्शन राइट करके चल सकते हैं। जी अंकित जी, तो बात कर रहे हैं जहाँ वोलेटिलिटी हो वहाँ ऑप्शंस को बाय नहीं किया जाए। तो आप जब वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, 2024 के मुकाबले 25 तो कमोडिटी में आतिशबाजी थी, मेरा ये मानना है, और 26 का आगाज़ बहुत ही शानदार फिर से हुआ है कमोडिटीज़ में। तो अब जब वोलेटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो आप गोल्ड में या सिल्वर में या क्रूड में या नेचुरल गैस में, जहाँ ऑप्शंस बहुत लिक्विड है, काफ़ी लिक्विड है, छोटे और बड़े दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे व्हाट इज़ योर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मूवमेंट में बी ऑफ वोलेटिलिटी? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि
कितनी वॉलेटिलिटी, किसी के लिए 100 रुपये भी वॉलेटाइल हो सकता है, किसी के लिए 20,000 भी वॉलेटाइल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। जब आपको समझ आना बंद हो जाए, जब आपके कंट्रोल में ना हो, उस वॉलेटिलिटी से आपको दूर रहना चाहिए। तो वो वॉलेटिलिटी जहां पे होती है, जहां पे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं और जहां पे अनएक्सपेक्टेड गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल रहा है, उन वॉलेटिलिटीज में आपको ऑप्शन सेल करके नहीं चलना चाहिए। अच्छा, तो 2024 में जो मूवमेंट थी उसके मुकाबले 2025 में वोलेटिलिटी लगभग डबल हो गई है। तो क्या ये 26 में कंटिन्यू रहेगी या ये फिर से गो बैक टू 24 होगा? देखिए, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि परसेंटेज बेसिस पे। अगर मैं आज गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के अंदर अगर मैं 1% का मूव भी ले रहा हूं तो वो 1200-1300 रुपये के आसपास हो रहा है। सिल्वर के अंदर मैं अगर 1% का मूव ले रहा हूं तो वो 2500 पॉइंट्स का हो रहा है। तो जो वॉलेटिलिटी हमको 50,000 के टाइम पे दिखती थी, वो आज 2,500 के टाइम, 2,50,000 के टाइम पे हमको उस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। लोगों के लिए आश्चर्य है, लेकिन कमोडिटी मार्केट के लिए वो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम उसको 2.5 लाख रुपए से नहीं देख रहे हैं, हम उसको 20,000 रुपए देख रहे हैं। जी। तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो जो परसेंटेज वाइज में है वो बनी रहेगी। तो जो 2.5 लाख रुपए की चीज़ है, अगर आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो ये जो 15 से 20,000 रुपए की वॉलेटिलिटी है, ये न्यू नॉर्मल हो चुका है और ट्रेडर्स को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चांदी में 15 से 20,000 की वोलेटिलिटी आप न्यू नॉर्मल कहते हैं। गोल्ड में जब सोने की बात करें तो? गोल्ड में जब सोने की बात करें तो यहाँ पे 1,000 से 1,500 रुपए की जो वॉलेटिलिटी है उसको न्यू नॉर्मल मान के चलना चाहिए। और क्रूड में? क्रूड में देखिए, अभी मोमेंटम नहीं है, बहुत ज़्यादा देखा जाए तो सस्टेनेबल कमोडिटी है, रेंज में बहुत टाइम से चल रहा है। हो सकता है जिस तरीके की कंडीशंस बनी हुई है, जो पॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं, सप्लाई लगातार है, तो इसके अंदर एक रेंज में अभी चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करूँ, यहाँ पे अगर आपको 500 रुपये पर डे का मूवमेंट अगर देखने को मिल रहा है, तब जाके इसको हम वॉलेटाइल बोलेंगे। नहीं तो अगर ये 100, 200, 300 पॉइंट्स का अगर मूवमेंट है तो ये एक नॉर्मल रेंज है। और नेचुरल गैस? नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो कहीं भी उड़ जाती है, गैस है उसको तो बोला जाता है। और 300 रुपये की कमोडिटी अगर हम देखें तो उसके अंदर 20-20 रुपये का मूवमेंट, 30-30 रुपये का मूवमेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर पसंद करते हैं वो नेचुरल गैस को ही करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, कि उसके अंदर मूवमेंट बहुत अच्छे मिलते हैं। लोगों को वॉलेटिलिटी मूवमेंट जो है वो पसंद आते हैं, लेकिन वो तब तक पसंद आते हैं जब तक उनके फेवर में चलता है। जैसे ही वो अगेंस्ट में जाता है तो वो नुकसान बहुत बड़ा कर जाता है। तो मेरा यही मानना है कि नेचुरल गैस जैसी है, आज की तारीख में अगर बात करूं तो 20 रुपये की जो मूवमेंट है ये इसके लिए न्यू नॉर्मल है। आने वाले टाइम में इसके अंदर थोड़ा सा हो सकता है कि चेंजेस हमको देखने को मिले, लेकिन ये 20 रुपये का मूवमेंट तो आपको मान के चलिए, इसको मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। इस तरह के मूवमेंट हमेशा इसके अंदर रहे हैं। बहुत कम टाइम फ्रेम होता है जहां पे इसके अंदर मोमेंटम कम रहते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम पे इसका मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। और वैसे देखा जाए तो कॉपर ऑप्शंस में भी काफ़ी लिक्विडिटी दिखाई देने लगी अब। तो क्या कोई विशेष लेवल आप शेयर करेंगे कॉपर को लेकर भी? Options में trade कॉपर करें? नई कमोडिटी है लोगों के लिए, लेकिन हम लोग तो पिछले 16 साल से देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि अब इसके अंदर 1300-1400 रुपये का मूवमेंट आ गया है। मुझे लगता है कि कॉपर का प्राइस यहाँ से अगर डबल भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर को हमने मल्टीफोल्ड्स होते हुए देखा है, गोल्ड को हमने मल्टीफोल्ड्स होते हुए देखा है। तो कॉपर की तो अभी स्टार्टिंग है, बेस मेटल की तो अभी स्टार्टिंग है। आने वाले टाइम में ये भी मल्टीफोल्ड होते हुए देखेंगे। मेन रीज़न ये नहीं है कि इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ तेज़ी है, इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। चाहे वो सिल्वर हो, चाहे बाकी अदर बेस मेटल्स हो, सबके अंदर इन्फ्लेशन जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है। जी। कोई लेवल जो ऑप्शन ट्रेडर को ध्यान रखनी होगी वोलेटिलिटी पर्सपेक्टिव से पर डे के लिए? पर डे के लिए अगर मार्केट में मान के चलिए कि अगर 6% से ज़्यादा की अगर वॉलेटिलिटी हो रही है तो उस कमोडिटीज़ को आपको इग्नोर करना चाहिए। जी। तो अंकित जी, बात कर रहे हैं कि वोलेटिलिटी की डेफिनेशन आपने बता दी, अब हमारे पास है कि लगभग 6% के पार हो तो कॉशियस हो जाना चाहिए हमें। तो कॉपर में भी आपने लेवल्स बता दी। जब हम आगे चल के जब बायर कब बने और सेलर कब बने, इस रूप में आगे आप क्या बोलेंगे कि कैसे सेलर बनना है, अगर सेलर बनना चाहे कोई तो? देखिए, सेलर बनने का सबसे एक ही तरीका है जहाँ पे आपको मूवमेंट बहुत कम देखने को मिल रहा है। लोग बोलते हैं कि हम रेंज बाउंड मार्केट समझें कैसे। तो रेंज बाउंड मार्केट का समझने का सबसे बेटर जो तरीका है वो ये है कि आप एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं कि हाई क्या है, लो क्या है। जब तक उस रेंज में चलेगा तब तक मार्केट उसी रेंज में चलेगा। जब तक वो रेंज अपनी नहीं तोड़ रहा है तब तक नई चीज़ें नहीं कर सकते। लोग ये सोचते हैं कि बहुत तेज़ी हो गई अब हमें बेच देना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा गिर गया है वो खरीद लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा एक रेंज में होता है। आपने एक वाला सीन देखा होगा जहाँ पे हम लोग एक बॉक्स के अंदर एक पंचिंग रखता था, जैसे हम उसको ओपन करते थे वो हमारा नाक पे सीधा लगता था। वो जो कंडीशन होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कर क्या रहा है वो। हमने एक स्प्रिंग ली, उसको एक बॉक्स में पैक करा,
वो बॉक्स को जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो वो कितना मूव करेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है। सेम चीज मार्केट के अंदर भी होती है कि एक रेंज में अगर कोई चीज चल रही है और रेंज अगर वो छूटती है तो उतना ही डिफरेंस का मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने को मिलता है, या फिर अगर नीचे छूटती है तो उतना डाउन साइड देखने को मिलता है। एक मैं एग्जांपल हमेशा मैं अपने बच्चों को लेता हूं कि आप अभी यहाँ पे बैठे हैं, हम शायद अभी 22nd फ्लोर पे बैठे हैं। अगर ये जमीन अगर टूटती है तो आप नेक्स्ट कहाँ तक जाएंगे? तो जो यहाँ पे अगला सपोर्ट होगा वो 21st फ्लोर है। तो इस तरह से मार्केट चलता है जहां पे आप नेक्स्ट लेवल के लिए वेट कर सकते हैं, तो जितना उसका गैप है उतना वो फिल होता हुआ नजर आएगा। तो जहां पे वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है कि मुझे रेंज में ट्रेड करना है कि नहीं करना है, जब तक मार्केट में एक रेंज चल रही है तब तक आप शॉर्ट सेलिंग करके चल सकते हैं। जैसे ही रेंज ब्रेक कर रही है आपको बाइंग में आ जाना चाहिए। क्या बात है। जब आपने बहुत अच्छे से बताया बाइंग कब करनी है और सेलिंग कब करनी है, एक और मैं एंगल से पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, यूजर्स के लिए, कोई ऐसा टाइमिंग है दिन भर के लिए कि इस टाइम पर आके ट्रेड करे तो ज़्यादा बेहतर है ऑप्शंस में ट्रेड करते वक्त? मैं ये बात करना चाहूँगा कि ऐसा इस मार्केट में कोई भी टाइम डिसाइड करके नहीं जा सकता कि मैं सुबह आया हूँ ट्रेड करना है, मैं शाम को आया हूँ ट्रेड करना है। कमोडिटीज़ की मैं बात करता हूँ, मैं इक्विटीज़ की बात नहीं कर रहा। कमोडिटीज़ की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप क्या डिसाइड कर सकते हो, मार्केट में मुझे कब बैठना है। आप जब बैठोगे तब मार्केट के अंदर मूवमेंट चल रही होती है। स्लगिश अगर मार्केट है तो देखिए, मार्केट तीन ही चीज़ तरह से है, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या तो कहीं नहीं जाएगा। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप जब मार्केट में बैठ रहे हो, आप जब फ्री हो, जब आप सिस्टम के सामने हो तभी आप ट्रेड करें। जब आप सिस्टम के सामने नहीं हो तब आप ट्रेड करने की कोशिश मत करें, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप जब भी आप कोई पैटर्न मिलता है या फिर आपको कोई रिकमेंडेशन मिलती है, उसके बेसिस पे आपने ट्रेड करा है, आपने एंट्री लगा दी, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया है, दैट्स इट। ट्रेड करने का सबसे बेटर टाइम अगर मैं बात करूं कमोडिटीज के लिए तो वो होता है इवनिंग सेशन, जब यूएस मार्केट ओपन होते हैं। अगर आपको क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर इसमें ट्रेड करना है, अगर आपको बेस मेटल में ट्रेड करना है, तो मुझे लगता है कि जो दोपहर का टाइम होता है वो काफ़ी बेटर रहता है। तो अंकित जी, जब आपने बोला कि शाम वाला टाइमिंग बड़ा प्यारा है, लोग ट्रेड कर सकते हैं, मैं एक चीज़ का डिफरेंस देखता हूँ इक्विटी और कमोडिटी में। इक्विटी में काफ़ी ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के ऑप्शंस है, इंडेक्स है। कमोडिटीज़ में वो बात नहीं है। कन्फ्यूजन भी बहुत है वहाँ पे, यहाँ पे वो कन्फ्यूजन आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे स्टॉक्स में से आपको कौन सा चूज़ करूँ, 200 में से कौन सा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करूँ, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढूं। लेकिन आपको यहाँ पे पकड़ मजबूत हो जाती है कि मेरे पास में क्रूड है और मुझे फोकस्ड कमोडिटी मिल जाती है। उसके ऊपर आप सारी न्यूज़ आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसके पूरे जो चार्ट्स हैं आप उसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक ही कमोडिटी पर आप मास्टरी करेंगे, एक ही चीज़ को आप बार बार पकड़ के ट्रेड करेंगे, तो उसको आपको समझने का तरीका और जो पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग है वो आपकी चेंज होगी। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ऑप्शन कम है, ये अच्छी ऑप्शन है, ये एक बेहतर चीज़ है कि कम ऑप्शन में आप मास्टरी करके ट्रेड करें? बिल्कुल, अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे देखिए, एक आपने बोला है इक्विटी में ऑप्शन ज़्यादा है, ऑप्शंस डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे भी बात है, लेकिन दोनों मार्केट डिफरेंट हैं। दोनों मार्केट को एनालाइज करने का पैटर्न डिफरेंट है। जो इक्विटी होता है वहाँ पे आप बैलेंस शीट्स देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, मैक्रोज में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम कमोडिटीज़ देखते हैं तो ये ग्लोबल कमोडिटी है, यहाँ पे आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड कमोडिटी है, इतना बड़ा लार्ज स्केल पे ट्रेड होता है, तो वॉल्यूम्स आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे जो आप सिस्टमेटिक ट्रेड है वो आप कर सकते हो। इक्विटीज अच्छा है, नो डाउट, मैं इसकी बात नहीं करूँगा इक्विटीज अच्छा नहीं है। वहाँ पे आपको 200 है, ऑप्शंस ज़्यादा मिल रहे हैं, डेफिनेटली आप अगर चूज कर रहे हैं तो 200 में से कुछ मिल सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपको ना मिले, लेकिन जिस दिन आपको नहीं मिल रहा है तो भी आपको ट्रेड करने का यहाँ पे मौका मिलेगा ऑप्शन राइटिंग करके। तो अंकित जी, ऑप्शंस आपने कहा बेटर ऑप्शंस, बेस्ट नहीं तो बेटर तो हो ही गए, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब इक्विटी की बात करें, इक्विटी में स्टॉक्स में भी ऑप्शंस है और इंडेक्स भी अलग से है, कमोडिटीज़ में ये बात नहीं है। देखिए, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, डेफिनेटली आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन सबसे लार्जली ट्रेड कहाँ होते हैं? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, सबसे ज़्यादा वहीं पे ट्रेड होते हैं। और बाकी जो जितने भी हैं वहाँ पे इतना ट्रेड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे तो आपको वहाँ पे 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आपको एक ही चीज़ यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। मैं एक चीज़ इसमें और बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे जो ट्रेड होते हैं वो डेफिनेटली अभी तो हमने देखा है बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे देखने को मिले, तो उसके कारण जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी कम होती नजर आई है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कमोडिटीज़ में, तो बहुत सारे लोगों का नजरिया अब चेंज हुआ है, कमोडिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, ऑप्शंस की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जी, तो
लोग सिल्वर को, मैं ऑप्शंस के बाद में फ्लो में थोड़ा चेंज करके आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। सिल्वर में लोग कहते हैं कि बैंक निफ्टी का फादर बन चुका है वोलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम इस तरह की बात तो नहीं लेंगे कि कोई फादर बन गया है, कि कोई मदर बन गया है, ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ तो जो जो बैंक निफ्टी पसंद करते हैं, तो वो सिल्वर को डेफिनेटली पसंद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी उस लेवल की वॉलेटिलिटी है। जिनको वॉलेटिलिटी पसंद है, वो सिल्वर में ट्रेड करना पसंद करेंगे, ये बात बिल्कुल श्योर है। बिल्कुल। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब कमोडिटीज में ऑप्शंस 2 के बदले 4 है, तो 4 ऑप्शन है तो ज़्यादा ऑप्शंस हो गए और वोलेटिलिटी भी अच्छी है। आप क्या कहना चाहेंगे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, क्या उनको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड नेचुरल गैस सूट करेगा या नहीं? बिल्कुल सूट करेगा, ऐसा नहीं है कि उनको सूट नहीं करेगा, और उनको तो एज अ ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट ही लेने के चलना चाहिए। इक्विटीज़ में तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वीकली एक्सपायरीज जो हैं प्रॉब्लमेटिक आई हैं, तो लेकिन यहाँ पे आप हर वीक यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप एनएससी के अंदर आप जो एक्सचेंज है, वहाँ पे आपको क्रूड ऑयल की एक्सपायरी फर्स्ट वीक में मिल जाती है, M6 के अंदर आपको सेकंड वीक में मिल जाती है, उसके बाद आपको सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी इस जो एक्सपायरीज हैं वो मंथ एंड में मिल जाती है। तो यहाँ पे जो एक्सपायरीज वाले जो ट्रेड करने का जो चस्का रहता है लोगों के अंदर, वो यहाँ पे कमोडिटीज में आपको पूरा कर सकता है। क्या बात है। लेकिन ये चस्का जो है, क्या हमारे यूजर्स को पैसा कमाने का मौका देता है? समझदारी से अगर ट्रेड करा जाए तो आपको ऐसा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन आप इसको अगर सट्टे की तरह लेंगे तो कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो अंकित जी, आपने बातें बताई कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए, वोलेटिलिटी को देख के कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोलेटिलिटी। सबसे अहम मुद्दा ये है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में करें। अब क्योंकि यहाँ पे आपने प्रोडक्ट 4 बताए हैं, लेकिन कमोडिटीज में अगर मैं देखूँ तो गोल्ड मिनी और गोल्ड दोनों में ऑप्शन है, जी, सिल्वर मिनी और सिल्वर मेगा दोनों लॉट में में ऑप्शंस में बिल्कुल। है। तो कौन सा ऑप्शन लिया जाए? आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये भूल जाइए कि सिल्वर में आज भी मुझे एक लॉट में ही ट्रेड करना है। आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी हमेशा मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि आज मैं रातों रात इसमें एक कोई ऑप्शन ऐसा मिल जाए जिसमें आज मैं पैसा लगाऊं, 2,000 रुपये का ऑप्शन है इसमें लगाऊं और ये 4,000 रुपये हो जाए, वहां पे आपकी रिस्क हमेशा बढ़ती हुई नजर आएगी। एक या दो बार लक चल सकता है, बार बार लक नहीं चलेगा। आपको हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप मिनी लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं, मिनी में कर सकते हैं, आप मेगा में करना चाहें मेगा में कर सकते हैं। अपनी रिस्क, आपके पास जितना पैसा है मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, पूरी अगर ताकत भी लगानी है तो भी 2% से ऊपर की रिस्क नहीं लेनी है। सिस्टम बोलता है कि 1% से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है, लेकिन आप और भी ज्यादा अग्रेसिव हैं तो 2%, इसके ऊपर रिस्क कभी भी लेके नहीं चलना है। क्या बात है। तो जैसे 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है और उसके बाद ऑप्शंस में ट्रेड बनानी है। एक चीज़ जो मैं मतलब आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने किसी ट्रेडर से ये बात सुनी थी, मुझे नहीं पता सच है या गलत है। आप बताएं, आप रिसर्च एक्सपर्ट है, मार्केट एक्सपर्ट है। जैसे गोल्ड मिनी 100 ग्राम की कॉन्ट्रैक्ट है और गोल्ड 1 केजी की कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या 10 गोल्ड मिनी के ऑप्शंस वर्सेस 1 गोल्ड के ऑप्शन रिवर्स ट्रेड्स करके या बॉक्स ट्रेड्स करके कोई पैसा बनने का अपॉर्चुनिटी बनता है, कोई स्प्रेड आर्ब बनते हैं इनमें इस टाइप के ट्रेड करने से, या ये गलत स्ट्रैटेजीज है? नहीं, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ उसमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं आज एक ट्रेड लेके उसके अंदर बैठ जाऊं और दिन भर उसके अंदर बैठा रहूं और शाम को मुझे 1 महीने के लिए उसके अंदर बैठूं और मुझे उसके अंदर पैसा बनता हुआ नजर आए, सेफ पैसा बनता हुआ नजर आए, ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। सिर्फ उसके अंदर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो जो आर्बिट्राजर्स हैं जिनकी आंखें बिल्कुल तेज हैं, दोनों इस पे लगा रखा है, और जिनके सिस्टम पे, कीज पे, जिनकी स्पीड अच्छी है, केवल वही लोग ये चीज़ कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। जी, मैं काफ़ी लोगों को कमोडिटीज ऑप्शंस में आते हुए देखता हूँ। उसका कारण मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, वहाँ पे मार्जिन्स जो है उनके कंपैरिजन में क्रूड और नेचुरल गैस के जो मार्जिन्स है, स्पेशली छोटे लॉट्स के, वो काफ़ी कम है। तो लोग यूजुअली यहाँ आकर राइटर बनना पसंद करते हैं। जो एक्विटी में रह के राइटिंग नहीं कर पाते, वो राइटिंग करने यहाँ आते हैं। क्या ये अप्रोच उनकी सही है? बिल्कुल सही अप्रोच है। अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो राइटिंग में यहाँ पे मार्जिन लगती है, और जो मार्जिन देने के लिए तैयार होता है वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्जिन जब आप देते हो, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा, ऑप्शन बाइंग
अगर ऑप्शन सेलिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। जब ऑप्शन राइटिंग होता है वो क्या करता है, ज़्यादा पैसा लगा के कम पैसा कमाने की कोशिश करता जी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप सोचने की समझने की कोशिश करिए कि ऑप्शन राइटर कौन होता है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है, जो मार्जिन भरने की ताकत रखता है, जो ग्रीड और फेयर से दूर है, वही ऑप्शन राइटिंग कर सकता है। जी बिल्कुल। जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है वो ग्रीड और फियर के फेवर में अभी भी पड़ा हुआ है और उस फेरे में चल रहा है। मान के चलिए कि अगर आपने कोई भी एक लिया है, 1 रुपए का कोई ऑप्शन है, अगर उसको 10 लोग लेते हैं तो 1-1 रुपए करके 10 लोग लिए, जो ऊपर बैठा है वो एक ही ने 10 लोगों का एक साथ पूरा माल खाएगा और 10 रुपए का ऑप्शन मार्जिन लगा के वो पूरा के पूरा सेल करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो जिसके पास पैसा है वही इस मार्केट को जीतेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी बेस्ड, जब आपको मौका मिले तभी ट्रेड करिए बाइंग साइड में। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन सेल करके हेजिंग करके स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्या बात है। तो राइटर बनना बुरी बात नहीं है, अगर पैसा है तो मनी अट्रैक्ट्स मनी है। लेकिन राइटिंग करते वक्त जैसे आपने वोलेटिलिटी के एक परसेंटेज बोले हैं जो 2026 में एक यूजर ध्यान रखे हैं, क्या और ऐसी विशेष चीजें हैं जो एक राइटर को ध्यान रखनी है? राइटर को बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ जो सबसे मेन होती है वो ये है कि आप राइटिंग के समय कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको बताया। 6% से ज़्यादा अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में मिल रही है तो बिल्कुल भी आपको राइट करके नहीं चलना है, ये सेकंड चीज़ है। और तीसरी चीज़ है, अगर आप राइट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। राइटिंग ट्रुथ है? बिल्कुल ट्रुथ है, लोग करते हैं और करना भी चाहिए। तो रिटेलर और बड़े ट्रेडर, जैसे आपने कहा कि बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं वो यूजुअली राइटिंग कर लेते हैं जिनके पास यूजुअली कैपेसिटी बड़ी है, लेकिन कमोडिटी की जब बात कर रहे हैं तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्जिन्स काफ़ी कम है। तो यूजुअली लोग लाइकिंग ही इसलिए करते हैं कि मैं कमोडिटीज़ में शाम में टाइम निकाल के राइटिंग कर सकता हूँ। तो क्या इसमें मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि जैसे फ्राइडे शाम के बाद काफ़ी इक्विटी ट्रेडर्स को मैं सुनता हूँ, उनके व्यूज़ में सोशल मीडियाज़ पे पढ़ रहा होता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, वो लोग लाइक करते कि हम शाम में 3-4 बजे के बाद जब फ्री हो जाए तो कमोडिटी में कुछ राइटिंग के ट्रेड सेट किए जाए। क्या ये प्री माइंडसेट के साथ आकर ट्रेड करना सही है या गलत है? बहुत गलत है। मार्केट में कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं है कि मैंने आज ये ट्रेड करा है और रोज मैं इसी पैटर्न पे ट्रेड करूंगा। मार्केट अपना स्ट्रक्चर हमेशा बदलता है। जी। हमने एक समय ऐसा भी देखा है जहां पे ग्वार सीड, ग्वारगम 3,000 रुपए की, 30,000 रुपए, 8,000 रुपए की चीज़ 1 लाख रुपए हुई है। अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखने को मिले हैं। हमने कुछ टाइम पहले निकल को भी देखा है जहां पे 1,600-1,800 रुपए की निकल से एक ही 2 से 3 दिन के अंदर 5500 रुपए हुई, उसके बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट 1,800 रुपए खुला। तो आज मैं ये सोच के आया हूं, तो सोच के आप पहले नहीं आ सकते कि आज मैं सेल करने जाऊंगा, आज मैं बाय करने जाऊंगा। मार्केट क्या डिसाइड कर रहा है उसको समझने की कोशिश करिए और फिर उसके ट्रेंड में चलिए। अगर आपको मार्केट तेज लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन बेच के काम कर सकते हैं, आपको बेचना ही है तो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से गिर सकता है तो आप कॉल ऑप्शन बेच के चल सकते हैं, तो वहां पे आपकी रिस्क कम हो जाती है। देखिए, आप ऑप्शन जब आप बाय कर रहे हैं तो दो तरफ से आपको रिस्क रहती है, एक तरफ से आपको प्रॉफिट बनता है। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो भी आप रिस्क में हैं, अगर मार्केट कोई मोमेंटम नहीं दिया तो भी उसकी प्रीमियम कम होती जाएगी और केवल एक तरफ से आप बचोगे जब आपके फेवर में गया। लेकिन ऑप्शन जब आप सेल करते हो तो दो तरफ से प्रॉफिट मिलता है, एक तरफ से नुकसान मिलता है। एक जहां पे उसकी प्रीमियम कम होती जाती है तो वहां पे बेनिफिट मिलेगा, और सेकंड जो बेनिफिट मिलेगा अगर आपके फेवर में गया लेकिन आपके अगेंस्ट में गया तो भी उतना नुकसान नहीं होगा जितना आपको एक्सपेक्टेड फ्यूचर में ट्रेड करने पे मिलता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे ऑप्शंस में हम काम कर रहे हैं, राइटिंग कब करनी है, कैसे करनी है, आपने बताया। कॉन्ट्रैक्ट्स के सामने कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं ट्रेड करना चाहिए। इन्वेंट्रीज के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या इन्वेंट्रीज जब आती है, जैसे क्रूड की आती है लगभग शाम में 8:30 आ रही होती है 6 महीने, और 6 महीने 9 बजे आ रही होती है, या नेचुरल गैस की थर्सडे आ रही होती है सेम टाइम पे, और तो ये इन्वेंट्रीज को देखकर कोई ऑप्शन ट्रेड लिया जाना चाहिए या लिया जा सकता है पहले या बाद में? मेरे को एक क्लाइंट ने मुझे एक फ़ोन करा कि आपको क्रूडल इन्वेंट्री आ रही है और इन्वेंट्री क्या आने वाली है। तो मैंने कहा एक्सपेक्टेशन ये है,
इसकी नेगेटिव है और नेगेटिव आनी चाहिए। तो बोले आपके हिसाब से एग्जैक्ट फिगर क्या आएगा? तो मैंने कहा मैं कैसे बता सकता हूँ एग्जैक्ट फिगर क्या आने वाला है, मैं तो वहाँ पे इन्वेंट्री रिलीज करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो बहुत सारे लोगों का रहता है कि इन्वेंट्री के आने के पहले मैं ट्रेड ले लूँ और जैसे इन्वेंट्री आएगी, मोमेंटम आएगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा प्रॉफिट करके। ये अप्रोच बहुत गलत है, क्योंकि इन्वेंट्री आने के बाद में, उसके बाद में आपके पास पूरा टाइम मिलता है उसको एनालाइज करने का। इन्वेंट्री आने के पहले आपको ट्रेड करना ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। उस समय प्रीमियम्स भी बढ़ी हुई होती हैं, क्योंकि इन्वेंट्री के एक्सपेक्टेशन में वो प्रीमियम्स थोड़ी सी एनलार्ज रहती हैं। जैसे ही वो इन्वेंट्री आती है तो प्रीमियम्स वहाँ पे घटना चालू हो जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि इन्वेंट्री आने के पहले एक्सपेक्टेशन में ट्रेड करना बहुत गलत होता है। तो बहुत शुक्रिया अंकित जी। एक और तरीका होता है कमोडिटीज़ में ट्रेड करने का, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड ट्रेड्स। क्योंकि आज बात ऑप्शंस की हो रही है, तो जब इन्वेंट्री आती है यूजुअली कमोडिटीज़ में 1.5% से 2.5% की मूवमेंट्स देखी जाती है। तो क्या इन्वेंट्रीज को देखकर ऑप्शंस में ट्रेड लेना भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह के स्ट्रैटेजीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मैं मना नहीं करूँगा। किसी ने अगर पूछा है मेरे से एक बार कि इन्वेंट्री आने वाली है, आपको क्या लग रहा है? तो मैंने उसको एक्सपेक्टेशन बताई जो चार्ट्स पे उस समय दिख रहा था फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर कि ये अभी एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। तो उसने बोला मुझे एग्जैक्ट बताइए। तो मैंने बोला कि एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि रिलीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ मार्केट में। जो इन्वेंट्री है वो यूएस से रिलीज़ हो रही है, तो वही बता पाएंगे। तो उन्होंने बोला जब आपको इन्वेंट्री पता ही नहीं है तो फिर रिसर्च किस बात की? तो मैंने उसको यही बोला कि रिसर्च इन्वेंट्री के आने के बाद होती है, उसके पहले नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए। तो आपको पहले ये है कि आपको एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वहाँ पे आप स्ट्रैटेजी बिल्डर होता है, आप स्ट्रैटेजी वहाँ पे बना सकते हैं कि 2 से 3% का अगर वॉलेटिलिटी है, तो उस वॉलेटिलिटी में मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मान के चलिए वहाँ पे अगर रिस्क भी है, तो वहाँ पे मैं स्क्वायर अप कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, तो स्ट्रैटेजीज़ वहाँ पे आप बिल्टअप करिए। स्ट्रैटेजीज बिल्टअप करने के बाद में दोनों तरफ के मूवमेंट अगर होने वाले हैं तो वो भी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तेजी है, तो तेजी के साथ में आप बाय कर सकते हैं फ्यूचर को, और अपनी जो पुट ऑप्शन है उसको कहीं ना कहीं हेज करने के लिए, क्योंकि अगर अगेंस्ट में आ गई तो सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे टाइम पे आप वहाँ पे हेजिंग स्ट्रैटेजीज को अपना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं यूज़र्स को कहना चाहूँगा, जैसे अंकित जी ने स्ट्रैटेजीज़ दिखाई है, अभी बोल रहे हैं, ये सारी आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो स्क्रीन पे अगर आप देखें तो अगर आप बेरिश है तो बेरिश स्ट्रैटेजीज़ दिखाई दे रही है, बुलिश है तो बुलिश स्ट्रैटेजीज़ दिखाई दे रही है, साइडवेज है तो साइडवेज दिखाई दे रही है। तो अंकित जी, जैसे रेंज को देखकर ट्रेड करना संभव है, तो अपनी रिस्क एनालाइज करके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ डाउन सारी चीज़ें आपको मिल रही है, तो उस हिसाब से ट्रेडर एनालाइज करके कर सकते हैं। तो लार्जली जो टेक अवे आपका ये रहेगा कि इन्वेंट्री बेस्ड ट्रेड्स यूजुअली ना लिए जाए। कोई लेना चाहता है तो धन के ऑप्शन ट्रेडर को एनालाइज करके, आप जैसे एक्सपर्ट से कनेक्ट करके डेफिनेटली वो अपना व्यू बनाकर काम कर सकते हैं। कोई 2 टॉप की सीक्रेट्स जो अंकित जी रखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अपने पास? मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में जो टॉप सीक्रेट होता है, मैं चार्ट को देखता हूँ। चार्ट में अगर मोटी रेड कैंडल अगर बनी है, मैं बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, अगर चार्ट पे मोटी रेड कैंडल बनी है ऑप्शन के अंदर, तो मुझे लगता है कि उसको तोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सेलिंग में अगर कोई भी मोटी कैंडल टॉप पे अगर कोई बनी है सेलिंग के लिए, स्पेशली मैं उसकी, तो उसको ब्रीच करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरे लिए एक सक्सेसफुल स्टोरी होती है कि वहाँ पे उसके बाद में मुझे डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। क्योंकि मैंने एक बार बहुत चीज़ एनालाइज करा है, ऑप्शन इज़ द वन जो सबसे पहले मार्केट को प्रेडिक्ट कर देता है कि मैं तेज होने वाला हूं या मंदा होने वाला हूं। तो ऑप्शन के अंदर अगर मुझे फर्स्ट कैंडल रेड मिल रही है और मोटी मिल रही है, मतलब जो कैंडल है उसके अंदर विक बहुत कम है और जो पूरी फुल बॉडी उसकी रेड है, वहां पे मुझे समझ में आता है कि अब यहाँ पे ऑप्शन राइट करके चलें, रिस्क आपकी कम हो जाती है। सेकंड है, मैं चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग जो करना पसंद करता हूं। ऑप्शन के अंदर भी लोग फ्यूचर्स को देख के ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, मैं ऑप्शंस को देख के फ्यूचर में ट्रेड करना पसंद करता हूं। क्या बात। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.